हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 पवन, तूफान और चक्रवात। आज हम जानेंगे कि पवन क्या होता है, तूफान और चक्रवात क्या होता है। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चित्र 8.1 इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे 70,000 लोग 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति आवर्स के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित किया था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, उड़ीसा के समुद्र तट की ओर पर्वत किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली द्वारा यहाँ लिया गया था, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, यह कैसे बनते हैं, यह इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु और होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। जो गति करती है वो वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। वायु क्या करती है? दाब डालती है। क्रियाकलाप 8.1, जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। अब हम देखते हैं, इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। अब इसको मोमबत्ती को बुझा देने के बाद तत्कालीन डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? गर्म जल से भरा डिब्बे से ठंडा किया जा रहा है। किससे? ठंडे जल से इसको ठंडा कर रहे हैं हम। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? आपको यदि टीन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाने आसान होगा यदि पवन उस दिशा के विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाने चाहते हैं? क्या आपको पवन की दिशा प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? क्या आप जानते हैं कि साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है? आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाती है तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। अब हम आगे देखेंगे। ये सभी अनुभव हमें यहाँ आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा डंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की ओर की दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। अब हम देखते हैं, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। जैसे जैसे पवन का वेग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? वायु का दाब घट जाता है। क्रियाकलाप 8.2,
कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। बोतल में फूंक मारना, यह हमको यहाँ पर चित्र द्वारा दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? अब हम इसके बारे में देखेंगे। क्रियाकलाप 8.3 गुब्बारे को फुलाना। लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं कि गुब्बारों को बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए क्या होता है। यहाँ हम क्रियाकलाप 8.4 करके देखते हैं। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारना। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि हमको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किससे सही सिद्ध करते हैं? आइए क्रियाकलाप 8.234 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसे ही है जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है? अब हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 आपने देखा कि जब आप 2 गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच स्थान वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। जब गुब्बारों के दूसरी ओर बाहर का दाब उन्हें एक और दूसरे की ओर धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 आपने देखा है कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज को फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विविध क्षेत्रों के वायु दाब भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप से समझने में इसकी हम सहायता कर सकते हैं। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 8.5 क्रियाकलाप। एक क्वथनन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकालिए। इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दीजिए। अब आप अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए जल में रख दीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं,
क्वथन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा, गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली, बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली। गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रश्नों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखिए गुब्बारे को क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर चिपक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप यह भी बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अब हम देखते हैं समान माप की कागज की 2 खाली थैलियां अथवा कागज की 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े, अतः यह ध्यान रखें कि उसकी लो कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। अब हम देखेंगे छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, हम देखते हैं जब हमने इसको बांधा था, फिर उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है। ऊपर उठती हुई गर्म वायु ये क्या कर रही है, थैलियों का संतुलन को बिगाड़ रही है। क्या आप क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि मोमबत्ती की लो से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप अब यह समझ सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? यह याद रखना है कि महत्वपूर्ण, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती है जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धारा स्थापित हो जाती है, जैसा कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा था। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। ये स्थितियाँ हैं भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उड़ती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र के भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धारा है, यह हमको दिखाई दे रही पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं उत्तर दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी हो जाती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उसको ऊपर और प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों की ओर रहता है, जैसा कि हमको चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 तथा 60 अक्षांश क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 से 60 अक्षांश की ओर होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था।
ग्रीष्मकाल गर्मियों में थली क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र थल की ओर बहती या मानसूनी पवन होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको कुछ मानचित्र दिए गए हैं। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल आसमान तापमान ग्रीष्मकाल दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। यह मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जल वाष्प लेकर जाती है, जैसा कि हम यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ से कई सारी जल वाष्प लेकर जाती है। अब हम देखते हैं, शीतकाल में थल और जल के असमान तापमान के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। भारत मौसम विज्ञान नई दिल्ली द्वारा इसको बताया गया है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं क्या लेकर आ रही है, यहाँ पर से जल वाष्पन को यहाँ पर लेकर आ रही है अपेक्षाकृत जो हमारा ठंडा और ये जो शीत जल होता है इसके साथ जल वाष्प लाती है ये। अब हम देखेंगे शीतकाल में सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल समुद्र से की ओर बहती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। प्रक्रम जल चक्र का एक चरण होता है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते बादल, सागर में मिल जाते हैं बादल। ये हमको यहाँ पर क्या दिखाया गया है, हमको यहाँ पर जल चक्रण के बारे में दिखाया गया है। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती, कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से वर्षा की समस्याओं के कारण निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती है। इनसे मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करते हैं। तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां कम ताप होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ोत या कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न ले जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले। खुली जमीन पर न लेटे। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। खिड़की के निकट न बैठे। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए प्रयुक्त स्थान नहीं होते। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। कहते हैं आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, ये हमने देख लिया। तड़ित झंझा किसे चक्रवात
जाता है। जो हमारा तड़ित झंझा होता है वो चक्रवात का रूप कैसे लेता है, इसके बारे में हम जानते हैं। आप जानते हैं कि जल को द्रव से जल वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? इसके समर्थन में आपको कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार की वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनः आवृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के साथ निर्माण के साथ होता है जिसके चारों उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु की दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। चक्रवात की संरचना। अब हम यहाँ पर चक्रवात की संरचना देख सकते हैं। किसी चक्रवात का केंद्रक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता है पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर हेक्टेयर और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम हो जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति प्रक्रम अत्यधिक जटिल होती है। इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं चक्रवात के गति करने की दिशा। वही प्रवाह ऊपर उठती वायु, नीचे की ओर जाती वायु और ये धारा प्रवाह हमको यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं नेत्र है झंझा क्रमिक रूप से बढ़ते हुए, प्रभंजन पवन झंझा क्रमिक रूप से घटते हुए। चक्रवात का निर्माण। आभार भारत मौसम विज्ञान नई दिल्ली के रूप से हमको मिला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं चक्रवात नेत्र का प्रतिबिंब, यह हमको दिखाया गया है। आभार, यह भी हमको भारत मौसम विज्ञान नई दिल्ली से हमको मिला है। अब हम देखते हैं चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के तल को जल को तटों और की ओर धकेलती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है, उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उड़ता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन की संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को कम कर देता है, जैसा कि हमको यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति और भयावह बना देती है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। चक्रवात के कारण समुद्र जल में ऊपर की ओर उठती विशाल लहरें। अब हम यहाँ पर देखते हैं चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में टाइफून कहलाता है। किसको कहते हैं? जो हमारा यहाँ पर चक्रवात होता है। अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं। चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। उत्तरी महासागर टाइफून, उत्तरी एंटार्क्टिक महासागर हरिकेन यहाँ पर चक्रवात, हिंद महासागर, उत्तरी एटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो हम यहाँ पर चक्रवात की स्थिति का पता लगा सकते हैं। किसी टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है।
टोर्नेडो की किप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है। निम्न दाब के कारण फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती है। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड, वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजों, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टोर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनसे खिड़कियां नहीं होती है। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज या बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपनी सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवनें लाता है, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति को अत्यधिक हानि होती है। टोर्नेडो हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचनाएं आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकता है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है किसी टोर्नेडो का प्रतिबिंब नेशनल शिवर स्टॉर्म लेबोरेटरी से हमको दिखाया गया है। यहाँ पर भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। हमने पढ़ा है कि सभी झंझा तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप कम करने के लिए उपकरण को वायुमापी कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी आभार भारत वायु विभाग द्वारा दिखाया गया है। प्रभावी सुरक्षा उपाय चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं, चक्रवात पुनर्निर्माण की चेतावनी और सेवा, सरकारी संस्थाओं, समुद्री तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय को निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अब हम देखते हैं जनता द्वारा किए गए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। और हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशु और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है। सभी आपातकालिक सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों, टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर न निकले। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसी और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें।
उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। उपग्रह और राडार की उपलब्धता से हम अब यह संभव हो सकता है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही हम यहाँ पर चक्रवात सतर्कता और चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देख सकते हैं। पवन वेग मापी, चक्रवात, हरिकेन, झंझावात, तूफान, मानसूनी पवन, दाब, तड़ित झंझा, टोर्नेडो और टाइफून हम यहाँ पर देख सकते। आपने क्या सीखा? हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उड़ती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उड़ती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापमान पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन वायु दाब के अंतर से चक्रवात बना सकते हैं। उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवात को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है। अतः किसी चक्रवात के आने से पहले अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा उपायों को तैयार करना अच्छा रहता है। अब हमको यहाँ पर कुछ ये दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको परिघटना को समझने में सहायक होंगे जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है, तूफान और चक्रवात बनते हैं। दो क्षेत्रों के बीच तापमान में अंतर, वायु में संवहन और धाराएं उत्पन्न होती है। गर्म वायु ऊपर उड़ती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवायु संघनित होकर बादल बनाती है। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती है। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग की से गति करती है जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियां में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।